लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री जितेंद्र को एनिवर्सरी का बहुत ही अच्छा सरप्राइज देती है और भाग्यश्री और जितेंद्र के बीच अब सभी दूरियां खत्म हो चुकी थी। प्रियतारा भी उस लड़के के बारे में भाग्यश्री को सब कुछ बता देती है और भाग्यश्री जितेंद्र को कॉलेज जाने पर भाग्यश्री को फिर से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो नाखुश हो जाती है। इसी बीच उन दोनों को समीर पर शक होने लगता है। तभी अचानक बिंदु को कोई कॉल आती है, जिसके बाद वो काफी जल्दबाजी में उन दोनों को कहीं ले जाती है। अब आगे। अरे पर लेकर कहाँ जा रही हो? कॉलेज के बाहर लेकर जा रही हूँ। पर क्यों बिंदु? मेरे पास समीर की कॉल आई थी। उसने बोला है कि वो कॉलेज के बाहर उस लड़की के आने का वेट कर रहा है। अच्छा हाँ, मैंने ही तो उसे बोला था। उसने हमें बुलाया है वहाँ, है ना? हाँ। तो भाग्यश्री, जितेंद्र और बिंदु भी वहाँ पहुँच जाते हैं। समीर पहले से ही वहाँ होता है और सड़क के दूसरे किनारे पेड़ के पास छुपकर खड़े हो जाते हैं और उस लड़की के आने का इंतजार करते रहते हैं। तभी थोड़ी देर में वही लड़की वहाँ से गुजर रही होती है। देखो देखो, ये वही लड़की है ना? हाँ समीर, वही है। देखो जितेंद्र, है ना? ये वही है ना? हाँ, अभी जाकर इसे पकड़ता हूँ। अरे रुको, अभी नहीं। अभी तुम उसे पकड़ोगे तो वो कुछ भी नहीं बताएगी। उसे जाने दो जहाँ जाती है। हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो किसके पास जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है समीर। चलो दोस्तों, सड़क के उस पार चलकर उसका पीछा करते हैं। समीर जल्दबाजी में सड़क पार करने ही वाला होता है। तभी अचानक वहाँ से गुजर रही एक कार से समीर की टक्कर हो जाती है और समीर को चोट लग जाती है। समीर! हे भगवान! तीनों जल्दी से उसके पास पहुँच जाते हैं। समीर जमीन पर गिरा हुआ है। उसके काफी खून बह रहा है, लेकिन वो होश में है। तभी भाग्यश्री उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। जितेंद्र को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप रहता है। जितेंद्र, जल्दी जाओ, कार ले आओ, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अरे भाग्यश्री, इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बकवास बंद करो समीर, तुम जाओ जितेंद्र, जल्दी। जितेंद्र जल्दी से कार ले आता है और सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बाहर की चोट है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो समीर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा क्या डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, मैं थोड़ी मरहम पट्टी कर देता हूँ, थोड़ी देर में ही ये घर जा सकते हैं। शुक्र है भगवान का, अच्छा हुआ समीर को ज्यादा नहीं लगी, मैं तो बहुत डर गई थी। हाँ सच में, इतना सारा खून बह रहा था। चलो अब तो वो ठीक है, अब तुम दोनों भी शांत हो जाओ। सॉरी भाग्यश्री, सॉरी जितेंद्र, मेरी वजह से आज हम उस लड़की के पीछे नहीं जा सके। अरे तुम पागल हो, कैसी बातें करते हो? उसके पीछे तो फिर कभी चले जाएंगे। हाँ समीर, तुम्हें यहाँ लाना जरूरी था, ना कि उसके पीछे जाना। अब मैं तो कुछ दिन तक कॉलेज आ नहीं पाऊंगा, तो कल तुम उस पर निगरानी रख लेना, हो सकता है वो कल फिर से आए। हाँ, मैं और भाग्यश्री देख लेंगे, तो फिक्र मत करो, अब तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, अब कुछ दिन आराम करो। हाँ, कॉलेज भी नहीं आना पड़ेगा इसे अब तो। चलो अब मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं और भाग्यश्री भी घर जाएंगे। फिर जितेंद्र उन सबको लेकर वापस चला जाता है। वो समीर और बिंदु को उनके घर छोड़ देता है। उसके बाद जितेंद्र और भाग्यश्री वापस घर आने लगते हैं। जितेंद्र, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब समीर कर रहा है? नहीं भाग्यश्री, ये काम समीर का नहीं है। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, आज हमारी वजह से ही उस बेचारे को चोट लग गई। हाँ भाग्यश्री, सही कह रही हो तुम। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जितेंद्र, भाग्यश्री, आज हम तुम्हारी बड़ी बुआ के घर जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलोगे क्या हमारे साथ? हम मतलब कौन कौन? हम मतलब मैं, माला और प्रियतारा। कोई प्रोग्राम है क्या वहाँ? नहीं, उन्हें लाने जा रहे हैं, उनका फोन आया था। तो 3 लोग जाओगे लेने? कमाल है। वो हम सबको बुला रही हैं और आते वक्त वो हमारे साथ आ जाएंगी। अच्छा, वैसे ठीक है, जाओ जाओ, मिलाना सबसे। जितेंद्र, तुम भी साथ चले जाओ, इनको कार में ले जाओ। मैं नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर सो रहा हूँ। अरे अभी तो ठीक थे तुम, क्या हो गया? भाग्यश्री बेटा, तुम चल लो साथ। हाँ मासी माँ। नहीं, भाग्यश्री कहीं नहीं जाएगी, मैं बीमार हूँ, मुझे जरूरत पड़ सकती है कोई काम करवाने की। ठीक है, तुम दोनों घर पर रहो, खाना खा लो, हम निकलते हैं, रात तक आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। मंजुलिका, माला देवी और प्रियतारा घर से चली जाती हैं। भाग्यश्री कमरे में जितेंद्र के पास जाती है। क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थे जितेंद्र, फिर सिर में दर्द कैसे होने लगा? बहुत दर्द हो रहा है यार, सहन नहीं हो रहा। कहाँ दर्द हो रहा है बताओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूं जितेंद्र? यहाँ दर्द हो रहा है।
तभी जितेंद्र भाग्यश्री को जोर से पकड़कर अपने ऊपर गिरा लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हाय बहुत गंदे हो तुम, छोड़ो मुझे झूठे। तो और क्या करता? मुझे और नहीं जाने दिया बुआ के घर। ऐसे कैसे? जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है तुम्हारे साथ रहने का, और मैं किसी कीमत पर ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा जी, क्या बात है, आजकल बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तुम्ही ने तो कहा था कि रोमांटिक लड़के ही पसंद है तुम्हें। अच्छा, अभी तो छोड़ो, खाना नहीं है क्या कुछ? एक शर्त पर छोड़ूंगा। बोलो। आज तुम्हें वो फ्रॉक पहननी पड़ेगी जो हमने ली थी। आज तो पूरा दिन घर पर ही हैं हम दोनों, कोई परेशान नहीं करेगा। बस इतनी सी बात? ठीक है, पहन लूंगी। अब तो छोड़ो। तो खाना खाने के बाद भाग्यश्री फ्रॉक पहन कर आती है। वो फ्रॉक और खुले बालों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वाओ भाग्यश्री, बिल्कुल एंजल लग रही हो सच में। है ना, वो तो मैं हूँ ही। तो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। हे भगवान, कौन है? मैं छुपती हूँ। अरे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, शायद कुरियर वाला होगा। मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था। ओह अच्छा, चलो ले आओ। तो भाग्यश्री कुर्सी पर बैठी होती है और जितेंद्र जैसे ही दरवाजा खोलता है, गेट पर मंजुलिका, माला देवी, प्रिया तारा और बड़ी बुआ होती हैं और उधर भाग्यश्री फ्रॉक में खड़ी होती है। आप लोग वापस कैसे आ गए? आप तो रात को आने वाले थे ना? हे राम, ये सब क्या है? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये वापस कैसे आ गए? ये सब भाग्यश्री को ऐसे देखकर हैरान हो जाती हैं और भाग्यश्री भी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या है जितेंद्र? तो मम्मी, हमें क्या पता था कि आप अभी वापस आओगे? हाँ वैसे माला, बात तो सही है इनकी। आजकल के बच्चे भी राम जाने क्या क्या कारनामे करते रहते हैं, बताओ भला। घर की बहू के हाल तो देखो। अरे छोड़िए ना बुआ जी, आजकल तो फैशन है, आपको तो पता ही है। हाँ हाँ, मुझे तो सब पता है। पर आप लोग अचानक कैसे आए, समझ में नहीं आया। अरे जितेंद्र, हमें तो खुद नहीं पता था। हम तो इन्हें लेने के लिए निकले और ये हमें रास्ते में ही मिल गई। अब तुम नालायकों को क्या पता, आती ना आती तो मैं खुद ही निकल पड़ी। हाँ, हम पर भरोसा तो नहीं था ना आपको। तभी भाग्यश्री सूट में वहाँ आती है और अपनी बुआ के पैर छूती है। बहू, थोड़ा ध्यान रखा करो। माफ कर दो बुआ जी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में भाग्यश्री और जितेंद्र वहीं सड़क पर खड़े होकर उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में फिर से वो लड़की वहाँ से गुजर रही होती है। देखो जितेंद्र, वो आ रही है। चलो इसके पीछे चलते हैं, देखें तो कि लड़की कहाँ जा रही है। जितेंद्र और भाग्यश्री दूर से उसका पीछा करते हुए जाते हैं। वो लड़की एक पार्क में चली जाती है और वहाँ किसी लड़के से बात करने लगती है। जितेंद्र, भाग्यश्री दूर से पीछे से उन दोनों को देख रहे हैं। उस लड़के ने हुडी पहनी हुई है जिससे उसकी पहचान नहीं हो रही थी। जितेंद्र, हो सकता है ये वही लड़का हो जो मुझे परेशान कर रहा हो सकता नहीं, पक्का है, ये वही लड़का है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन पीछे से दिख नहीं रहा कौन है। ऊपर से उसने हुडी पहनी हुई है। अब बताओ इसे कैसे देखेंगे? अब तो फेस टू फेस ही होना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं ऐसे डर कर नहीं रह सकता भाग्यश्री। नहीं जितेंद्र, तुम अकेले हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आज पता लगा कर ही रहूंगा, मुझे इसका चेहरा देखना है। तो वो लड़की और लड़का बेंच पर बैठकर बातें कर रहे हैं और तभी जितेंद्र धीरे धीरे चलते हुए उनके पास जाने लगता है और पीछे से उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही जितेंद्र उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसने मास्क पहना होता है और वो डर कर भागने लगता है। जितेंद्र भी उस लड़के के पीछे भागता है। भाई कौन हो आप? रुको जितेंद्र, ये सब क्या हो रहा है? दोनों भागते भागते पार्क से बाहर निकल जाते हैं और मेन रोड तक आ जाते हैं। अचानक भागते हुए वो लड़का नीचे गिर जाता है। जितेंद्र जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क हटा देता है। जितेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम? तभी भाग्यश्री भी वहाँ पहुँच जाती है और वो भी हैरान हो जाती है। तो आखिर अब ये राज खुल गया था कि वो लड़का कौन था। तुम रवि? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है। ये सब क्या हो रहा है और तुम दोनों कौन हो? क्यों पीछा कर रहे हो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो ना वो जो कैंटीन में केक रख कर गई थी? हाँ मैंने ही रखा था, पर इसमें गलत क्या है? और वो केक इसी ने रखवाया था ना?
हाँ, इसी ने रखवाया था। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड भाग्यश्री को खुश करना चाह रहा था। गर्लफ्रेंड? शट अप! वो लड़की मैं ही हूँ और जितेंद्र मेरे हस्बैंड है। और ये रवि मुझे भाभी बोलता है। ये मेरा दोस्त है और इसने हमारे साथ ये सब किया। थू है तुम पर। रवि, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम सच में किसी लड़की से प्यार करते हो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ कर रहा है? नहीं, मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं इसकी हेल्प न करती। इसने बोला कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करता है। लानत है तुम पर रवि। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। वो सब फूल रखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना तुम्हारे काम थे, है ना? मैंने तुमसे नहीं कहा था दोस्ती करने को। और हाँ, सब मैंने ही किया क्योंकि मैं प्यार करता हूँ भाग्यश्री से। बहुत चाहता हूँ इसे मैं। अपनी गंदी जुबान से इसका नाम भी मत लेना, वरना यही मार दूंगा। तभी उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। रवि भी जितेंद्र पर अटैक करने लग जाता है और वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। छोड़ो जितेंद्र, प्लीज हटो। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? भरे बाजार में क्यों तमाशा बना रहे हो? भाग्यश्री और वो लड़की इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। भाग्यश्री जल्दी से नर्सिंग को कॉल करके सारी बात बताती। क्या बात है भाई, दोनों को ज्यादा चर्बी चढ़ी है? सर, मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे और मेरी पत्नी को परेशान कर रहा था। मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैंने वही किया जो सही था। अरे भाई, माजरा क्या है? तभी नरसिंह देव और भाग्यश्री भी उस लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और सारी बात बताते हैं। चल भाई रवि, तू तो आज की रात यही काटेगा। बाकी मिलते हैं तेरे घर वालों से कल। इसके बाद पुलिस जितेंद्र को छोड़ देती है। जितेंद्र, घर पर कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। पर क्यों पापा? अरे तुम तो जानते ही हो तुम्हारी मासी माँ और माँ कैसी है। ऊपर से तुम्हारी बड़ी बुआ भी आई हुई है। मासी माँ और माँ को तो मैं जानती हूँ, पर बड़ी बुआ का मुझे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन साथ रहो, तुम्हें पता लग जाएगा। वो उन दोनों की भी माँ है। ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। भाग्यश्री, तुम भी ध्यान रखना। अरे आज तो जितेंद्र और भाग्यश्री बड़ी देर लगा रहे हैं घर आने में। अरे क्या पता आज फिर फिल्म देखने चले गए हों। हे भगवान, ये फिल्म देखने भी जाते हैं। राम 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 राम। हाँ बुआ जी, ये तो सब करते हैं। नहीं दीदी, अगर वहाँ जाते तो मुझे फोन करके तो बता ही देते। हाँ, तो बाकी सब काम तुझसे ही तो पूछ पूछ कर करते हैं, जैसे कल फ्रॉक पहनी थी। वो तो मैंने कल देख ही लिया। बस उस नजारे की तो बात ही क्या कहूँ। गंगा नहाई भी पाप न धुले। भाई देखो, मैंने तो कल कुछ कहा नहीं, पर ये कोई लक्षण है क्या घर की बहू के? आधी नंगी घूम रही थी। अब बुआ जी मैं क्या कहूँ, मेरी इस घर में चलती कहाँ है। हाँ बुआ जी, माला तो बहुत ही भोली है। इसकी ना तो कोई सुनता है ना ये बोलती है। अरे हमारे घर में कोई बहू ऐसे कर दे तो हम तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हाँ बुआ जी, मैं तो खुद यही मानती हूँ, कोई शर्म लिहाज भी होती है घर की बहू में। मेरी प्रिय तारा को देखो कितनी सीधी साधी है। हाँ, प्रिय तारा तो बहुत ही समझदार है, कोई अवगुण नहीं है इस लड़की में। तभी वहाँ पर प्रिय तारा आ जाती है। मम्मी, मैं सहेली रोशनी के घर चली जाऊँ, आज उसका जन्मदिन है। हाँ बेटा, चली जा। ये लड़की तो साल में 1-2 बार ही घर से बाहर निकलती है। हाँ, तो लड़कियों का घर से बाहर निकलना अच्छी बात थोड़ी है। एक तो तूने तेरी बहू को सर पर चढ़ा रखा है कॉलेज भेज भेज कर। अब क्या करे बुआ जी, जीजा जी नहीं उसको इतनी छूट दे रखी है। तभी जितेंद्र और भाग्यश्री भी नरसिंह देव के साथ घर आ जाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों को इतनी देर कहाँ लग गई और सब एक साथ आए? अरे माला, हम स्कूटी देखने के लिए चले गए थे, इसलिए थोड़ा देर हो गई। स्कूटी? क्यों और किसके लिए? घर पर कार है ना, और तेरा मोटरसाइकिल भी तो है नरसिंह। बुआ जी, भाग्यश्री के लिए स्कूटी लेनी है। हे राम राम राम, लड़की को स्कूटी दिला कर दे रहा है। तेरा माथा फिर गया है लगता है। मुझे तो लगता है इनको भी मासी माँ ने अपने रंग में रंग दिया है। नहीं भाग्यश्री, ये पहले से रंगी हुई ही आई थी। अरे बुआ जी, जमाना बदल गया है, आपके वक्त की बात और थी। भले जमाना बदले ना बदले, जैसी लड़कियाँ पहले थी वैसी ही अब हैं। अब मैं आपको क्या बोलूं बुआ जी। ए लड़की, तू क्या करेगी स्कूटी लेकर? मैं तो कहती हूँ कॉलेज ही क्यों जाती है। स्कूटी लेकर चलाऊंगी, चलाकर कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज जाकर पढ़ूंगी। इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। पर बुआ जी, मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं कहा? तूने मुझे जवाब ही क्यों दिया?
जब मैं कुछ पूछ रही हूँ तो तुझे चुप रहना चाहिए। ओह अच्छा, तो आप मुझसे कुछ पूछे तो मैं चुप रहूं? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर भाग्यश्री अपने कमरे में चली जाती है। जितेंद्र भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। क्या हाल है घर की बहू के जितेंद्र, दिखता नहीं क्या तुझे? मेरा फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। झूठ बोलकर जितेंद्र भी वहाँ से चला जाता है। ये देखो जोरू का गुलाम पीछे पीछे चला गया। तू कुछ नहीं कहेगा नरसिंह? बुआ जी, मुझे तो नहीं लगा कि उसने आपको कुछ गलत कहा। चल ठीक है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ये क्या बुआ आई, आफत ही आई है। पहले घर में मासी माँ और मम्मी कम थी, जो एक और आ गई है। आने दो, जितनी मुसीबत आती हैं, हम तो सामना कर लेंगे मिलकर। हाँ, पर रोज रोज की परेशानी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मन तो करता है घर से चला जाऊं। अच्छा, मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? नहीं, तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। शादी के बाद भागूं मैं? वाह वाह, क्या वक्त आ गया है। नई खबर आएगी, लड़की अपने पति के साथ घर से भाग गई। हाँ अच्छा बताओ, तुमने प्रियतारा के बारे में कुछ सोचा या नहीं? हाँ, चिंता मत करो, अब बस देखो क्या होता है। ठीक है? ठीक है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। थोड़ी देर में रात होने वाली होती है, लेकिन प्रियतारा अभी तक घर नहीं आई है। क्या बात है, आज लड़की घर नहीं आई? अभी फोन करती हूँ। मंजुलिका उसे फोन करती है, लेकिन प्रियतारा का फोन बंद आता है। हे भगवान, कहाँ चली गई प्रियतारा, अब क्या करूँ? मंजुलिका काफी परेशान है और वो बार बार प्रियतारा को कॉल करती है, लेकिन प्रियतारा कॉल नहीं उठाती। हे भगवान, अब क्या करूँ, किससे कहूँ? पता नहीं किस मुसीबत में होगी मेरी बेटी। तभी वहाँ पर भाग्यश्री आ जाती है। मासी माँ, प्रियतारा कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। देख ले, यहीं कहीं होगी, मुझे तो नहीं पता। मासी माँ, क्या हुआ? आप काफी परेशान नजर आ रही हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, पर आप ठीक नहीं लग रही हैं। बताइए क्या हुआ? यहाँ से जा भाग्यश्री, कुछ नहीं हुआ है। तभी भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो समझ गई थी कि कुछ तो बात है। फिर मंजुलिका रोने लग जाती है। तभी माला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? माला, प्रियतारा अभी तक घर नहीं आई है, वो दोपहर से गई हुई है। हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? अगर बुआ जी को ये बात पता चल गई तो आप जानती है ना। हाँ माला, अब क्या करे, रोशनी के घर का बोलकर न जाने कहाँ चली गई। भाग्यश्री उन दोनों की सारी बात सुन लेती है और वो जाकर सारी बातचीत जितेंद्र को बता देती है। कुछ करो जितेंद्र, अगर घर में बुआ जी को बात पता लग गई तो परेशानी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं मेहर से बात करता हूँ। हो सकता है कि वो उसी से मिलने गई हो। कुछ भी करो, पर प्रियतारा को घर ले आओ बस। जितेंद्र फिर मिहिर को कॉल करता है और मिहिर फिर कुछ ऐसा कह देता है कि जितेंद्र के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ जितेंद्र, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भाग्यश्री, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? क्या कहकर जाएंगे, वो भी इस वक्त? कुछ भी झूठ बोल दो भाग्यश्री, जिससे उनको शक ना हो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं जितेंद्र? हम प्रियतारा को लेने जा रहे हैं। पर वो है कहाँ? ये सब सवाल बाद में पूछना। अभी ये देखो कि मासी माँ को क्या कहना है। तुम बताओ क्या कहूँ? तुम कह दो कि प्रियतारा की कॉल आई थी, उसके पैर में मोच आई है, हम उसे लेने जा रहे हैं। ठीक है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। बस तुम ये करो और बिल्कुल नॉर्मल होकर कहना, उन्हें तुम पर शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाती हूँ। भाग्यश्री मंजुलिका के पास जाती है। मासी माँ, जितेंद्र के पास प्रियतारा की कॉल आई थी। अच्छा, सच में? कहाँ है वो? क्या कहा उसने? वो कह रही है कि उसके पैर में मोच आ गई है, तो हम उसे लेने जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, शुक्र है। ठीक है भाग्यश्री, तुम जा। मंजुलिका को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है कि प्रियतारा किसी बड़ी मुसीबत में नहीं थी। अब आप चिंता मत कीजिए दीदी, प्रियतारा घर आ जाएगी। हाँ माला, अब जाकर मेरी सांस में सांस आई है। मैं तो डर ही गई थी, न जाने क्या हो गया। दूसरी तरफ जितेंद्र और भाग्यश्री कार लेकर निकल पड़ते हैं और जितेंद्र एक हॉस्पिटल के बाहर रोकता है। जितेंद्र, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम अंदर चलो, मैं सारी बात बताता हूँ। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ सामने मिहिर खड़ा होता है, लेकिन भाग्यश्री मिहिर को नहीं जानती थी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये कौन है जितेंद्र? भाग्यश्री, यही मिहिर है जिसके बारे में प्रियतारा ने तुम्हें बताया था। हाँ भाग्यश्री। प्रियतारा कहाँ है मिहिर, और हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं जितेंद्र? हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि प्रियतारा इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों? ऐसा क्या हो गया उसे? चिंता मत करो,
वो अब खतरे से बाहर है, सब ठीक है। कुछ दिनों से वो हमारी शादी को लेकर परेशान चल रही है। हाँ, ये बात तो उसने मुझे बताई थी। हाँ, और आज वो मुझसे मिलने भी आई थी और अचानक से उसने वहाँ रखी सारी टैबलेट खा ली। ये लड़की बिल्कुल पागल है, बस जल्दी घबरा जाती है। पर अब सब ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब जल्दी से उसे घर ले जाते हैं, वरना घर पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। सर, अब हम प्रियतारा को घर कब लेकर जा सकते हैं? देखिए, आज तो नहीं ले जा सकते। ये बात सुनकर जितेंद्र और भाग्यश्री बहुत घबरा जाते हैं। जितेंद्र, अब क्या करेंगे? घर पर क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगा था कि शायद आज ही ले जा पाएंगे। अब क्या होगा जितेंद्र? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या जवाब देंगे घर पर? तभी जितेंद्र के पास माला देवी की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। मम्मी की कॉल भी आ रही है। अब क्या कहूँ? मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। जितेंद्र, कब तक नहीं उठाओगे? तुम कह दो कि हमारी कार खराब हो गई है और हम सब तुम्हारे दोस्त के घर पर हैं। ठीक है, अब आएगी तो कह दूंगा। जितेंद्र के पास दोबारा माला देवी की कॉल आती है। इस बार जितेंद्र कॉल उठा लेता है। बेटा, रात बहुत हो गई है, कब आओगे? तेरे पापा को भी पता लग जाएगा। मम्मी, मेरी कार खराब हो गई है। मैं अभी मेरे दोस्त के घर पर ही हूँ, कल ही आऊंगा। भाग्यश्री और प्रियतारा मेरे साथ ही हैं दोनों। तभी नरसिंह देव भी माला को ये बात करते समय सुन लेता है। आखिरकार माला देवी को मजबूर होकर सारी बात नरसिंह देव को भी बतानी पड़ती है। अब कुछ भी करके बुआ जी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, वरना बवाल हो जाएगा। हाँ जीजा जी, वो तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ जाएंगी। बस एक रात की बात है, जैसे तैसे संभाल लेंगे। अभी तक भी असली बात सिर्फ जितेंद्र और भाग्यश्री जानते थे। तो इस तरह वो पूरी रात हॉस्पिटल में बिताते हैं। अगले दिन प्रियतारा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन प्रियतारा काफी कमजोर लग रही थी। जितेंद्र, प्रियतारा तो बहुत कमजोर हो गई है और उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। घर पर सबको शक हो जाएगा। अब जो हो गया उसे छोड़ो। हमने घर पर ये बोला था कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी और रात को कार खराब हो गई। हाँ, वैसे तुमसे सही से चला भी नहीं जा रहा, कह देना कि मोच आई है। ठीक। फिर जितेंद्र और भाग्यश्री प्रियतारा को लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे क्या चक्कर है, आज बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना तो बहू बेटे ना प्रियतारा। बुआ जी, वो तो सुबह सुबह किसी प्रोग्राम में चले गए थे। अरे मैं तो 5 बजे से उठी हुई हूँ, मैंने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा। बुआ जी, वो 4:30 बजे ही चले गए थे। मैंने तो कल से प्रियतारा को भी नहीं देखा। बुआ जी, वो तो कल शाम को ही घर आ गई थी, आपने देखा नहीं उसे? नहीं तो। बस वो अभी आने वाले ही होंगे। तभी वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम तीनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो बुआ जी, मैंने आपको बताया था ना, ये आज सुबह ही निकले हैं, किसी प्रोग्राम में गए थे। बुआ जी, हम तो आज ही गए थे और देखो वापस भी आ गए हैं। अच्छा, और ये प्रियतारा को क्या हो गया? ये ढंग से चल क्यों नहीं रही है? वो बुआ जी, इसके पैर में मोच आ गई थी तो इससे चला नहीं जा रहा। नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ, बस थकी हुई हूँ। चल बेटी, आराम कर ले, तुझे कमरे में ले जाती हूँ। मंजुलिका उसे कमरे में ले जाती है। अरे मोच से कौन कमजोर होता है? बड़ी कमजोर भी दिख रही है, बात क्या है? भाग्यश्री और जितेंद्र भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ओह, बच गए भाग्यश्री। हाँ जितेंद्र, बस अब किसी को कुछ पता न लगे। तभी मंजुलिका भाग्यश्री के कमरे में जाती है। जितेंद्र, भाग्यश्री, ये तुम्हारा क्या तरीका है? तुम्हारी कार खराब हो गई तो मेरी बेटी को सारी रात घर से बाहर रोकने का क्या मतलब था? पर मासी माँ, वो कौन सी अकेली थी, तो चिंता किस बात की? अरे तुम दोनों की तो आदत है सारी गलियों में भटकने की, पर मेरी बेटी की ऐसी नहीं है। उसके पैर में मोच न आई होती तो वो सूरज ढलने से पहले ही घर आ जाती। मासी माँ, आपकी बेटी? मासी माँ, हमने जानबूझकर तो कार खराब नहीं की थी। चाहे जो हो, तुमने समझ क्या रखा है? मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। सारी रात घर से बाहर होने का मतलब समझते हो? पर दीदी, इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो उसके लिए ही गए थे। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हमने आपकी मदद की, ऊपर से आप हमें ही सुनाती जा रही हैं। तभी अचानक भाग्यश्री को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। भाग्यश्री के गिरते ही जितेंद्र चौंक जाता है। भाग्यश्री, उठो, क्या हुआ? हे भगवान, इसे अचानक क्या हो गया? अब इतनी भी क्या चिंता करनी, चक्कर ही तो आए हैं, अभी होश आ जाएगा। मासी माँ, आप जाइए यहाँ से, एहसान कीजिए। तभी वहाँ पर प्रियतारा भी आ जाती है। भाग्यश्री, क्या हुआ तुम्हें? उठो।
मैं पानी लेकर आती हूँ। माला देवी पानी लाती है। जितेंद्र भाग्यश्री के चेहरे पर छींटे मारता है। तभी भाग्यश्री को होश आ जाता है। भाग्यश्री चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ जितेंद्र, मुझे भी लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या हुआ भाग्यश्री, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आकर बताऊंगी मम्मी जी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं प्रियतारा, तुम घर पर आराम करो। जितेंद्र भाग्यश्री को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। एक चक्कर क्या आए, महारानी डॉक्टर के पास चली गई। दीदी तो क्या हो गया? उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो चली गई। अरे भाई, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, मुफ्त में तो नहीं देखेगा डॉक्टर। हमारे टाइम में तो कोई डॉक्टर होते ही नहीं थे। अब तो मुंह उठा के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं 1 मिनट में। वही तो मैं कह रही हूँ बुआ जी, क्या जरूरत थी डॉक्टर के पास जाने की? आजकल की लड़कियां फूलों से भी नाजुक है। जरा सी खरोंच क्या आई बस सहन नहीं होता। ये भाग्यश्री तो जब देखो ऐसे ही खर्च करती रहती है। भाग्यश्री खुश दिखाई दे रही थी। क्या बात है भाग्यश्री, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम खुश हो रही हो। हाँ जितेंद्र, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मेरी खुशी सही है या नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बस समझ जाओगी, थोड़ा इंतजार करो। तभी डॉक्टर भाग्यश्री को चेकअप के लिए ले जाता है और थोड़ी देर में दोनों वापस आते हैं। बधाई हो आपको, आप पापा बनने वाले हो। क्या सच में? हाँ सच में। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। तभी दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब क्या मिल गया डॉक्टर के पास जाकर, बता भी दो। ये तो अच्छी भली आ रही है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है डॉक्टर के पास गए ही नहीं। तो कितने पैसे लिए भला उस कमबख्त डॉक्टर ने? जितने भी लिए हों, इनको कौन सी कमाने पड़ते हैं। भाग्यश्री, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी जी। सच में? मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह। मंजुलिका और बुआ जी को ये बात सुनकर कुछ खास खुशी नहीं होती, लेकिन माला देवी चाहे भाग्यश्री को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस बात से वो बहुत खुश होती हैं। बस माला, इतनी भी खुश मत हो, अभी बच्चा हुआ नहीं है। तो और क्या, थोड़ा कंट्रोल कर खुद पर माला। अरे आप दोनों ऐसे क्यों बोल रही हैं? माला मुझे मत समझा कैसे बोलना है। मम्मी जी छोड़िए ना आप, मैं प्रियतारा को बता कर आती। तभी भाग्यश्री ये बात बताने के लिए प्रियतारा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि प्रियतारा की हालत ठीक नहीं थी और वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। प्रियतारा, क्या हो गया तुम्हें? भाग्यश्री, गलती हो गई मुझसे, अब क्या होगा? भाग्यश्री समझ जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रियतारा, तुमने ये क्या कर दिया? शादी से पहले ये सब? मुझे ध्यान नहीं रहा भाग्यश्री, मैं अब क्या करूं? मिहिर का बच्चा है ये? हाँ भाग्यश्री। तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है प्रियतारा, सच में। अब मैं क्या करूं भाग्यश्री, किसी को पता लग गया तो मार देंगे मुझे। तुम बताना मत किसी को। चिंता मत करो, हम कोई सल्यूशन निकाल लेंगे। फिर प्रियतारा उसके गले लगकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर माला देवी और मंजुलिका भी आ जाती हैं। अरे अरे प्रियतारा, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं मासीमा, ये मेरे लिए रो रही थी। हाँ हाँ, खुशी के आंसू। ये बुआ जो बनने वाली है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, हर रोज कोई ना कोई प्रेग्नेंट होता है। प्रियतारा को पता लग चुका था कि भाग्यश्री प्रेग्नेंट है और सिर्फ भाग्यश्री जानती थी कि प्रियतारा भी प्रेग्नेंट है। रात के वक्त नरसिंह देव भी खुशी खुशी घर आता है और बहुत सारी मिठाई लेकर आता है। अरे भाई, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ। हाँ सचमुच, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। भाग्यश्री ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है और अब इसके बदले मैं भी भाग्यश्री को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो नरसिंह देव भाग्यश्री को एक छोटा सा बॉक्स देता है। थैंक यू पापा जी, पर इसमें क्या है? अरे खोल कर देखो, हम दोनों लाए हैं तुम्हारे लिए। भाग्यश्री वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक चाबी होती है। चाबी? वाह, आप मेरे लिए स्कूटी लाए हैं पापा जी। स्कूटी की चाबी है ना? हाँ बेटा, जाओ बाहर जाकर देखो। भाग्यश्री और जितेंद्र स्कूटी देखने बाहर चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, चढ़ाओ चढ़ाओ सर पर। अरे बुआ जी, आप तो अब देख रही हैं, मुझे तो इतने बरस हो गए ये सब देखते हुए। तो मेरे मुंह में दही नहीं जमा है, मैं तो बोलूंगी। क्या जरूरत थी इसको स्कूटी दिलाने की? बुआ जी, कोई फायदा नहीं इनको कहने का। अब ये बच्चा पैदा करेगी या स्कूटी चलाएगी? अरे आप दोनों फिर शुरू हो गई।
अब कौन बहस करे आपसे। अरे नरसिंह, तू तो बिल्कुल ही ना समझ है। नरसिंह देव और माला देवी बिना कुछ बहस किए वहाँ से चले जाते हैं, जिससे मंजुलिका और बुआ और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। देखो तो बुआ जी, आपकी बातें तो इनके सिर के ऊपर से जा रही हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ए मंजुलिका, ये सारे तो मेरी बातें सुनते ही नहीं है। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। तू तो साथ देगी ना मेरा? हाँ बुआ जी बिल्कुल, आप आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी एक साथ मिल गया। बस तू ही समझदार है इस घर में। अब देखना, हम दोनों मिलकर इस भाग्यश्री को सबक सिखाएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम ही कर लेंगे जो करना होगा। हाँ, ये ज्यादा खुश हो रहे हैं ना सब, अब इनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। एकदम सही समझी, मैं भी यही कह रही थी। मुझसे इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगले दिन जितेंद्र और भाग्यश्री कॉलेज जाते हैं। तभी कॉलेज में उन्हें रवि दिख जाता है। ये क्या जितेंद्र, रवि वापस कैसे आ गया? हाँ, इसे तो जेल में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम पुलिस स्टेशन में जाकर बात करेंगे। हाँ जितेंद्र, कॉलेज के बाद चलेंगे। तभी रवि जितेंद्र के पास आ जाता है। अब तूने मेरा क्या उखाड़ लिया जितेंद्र? मैंने सिर्फ एक रात जेल में बिताई और देख आ गया वापस। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रवि। मैं बहुत बेशर्म हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे लगता है जितेंद्र, हमें प्रिंसिपल सर से बात करनी चाहिए। ओह, इतना डर? मुझे कॉलेज से निकलवा सकती हो, शहर से नहीं। चाहे जो मर्जी कर लो, हमें तुझ जैसे से कोई डर नहीं है। मुझे पता है तू कुछ नहीं कर सकता। तुझ में दम होता तो छुपकर ये सब ना करता। हाँ, तो अब खुलेआम ही करूँगा। इसकी अकल अभी ठिकाने नहीं आई है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी समीर और बिंदु भी वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों को रवि के बारे में कोई भी बात नहीं पता थी। अरे क्या हुआ, तुम लड़ क्यों रहे हो? हमने तुम्हें बताया नहीं था कि रवि ने क्या किया। फिर भाग्यश्री बीते दिनों की सारी बात समीर और बिंदु को बताती है। समीर और बिंदु रवि को भला बुरा कहते हैं, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और रवि हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कितना बेशरम लड़का है ये भाग्यश्री। हाँ बिंदु, शक्ल से कितना भोला लगता था और पीठ पीछे वार किया है इसने। भाग्यश्री, जितेंद्र, मुझे तो ये कोई साइको लगता है। इससे जरा बचकर रहना, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ समीर, मुझे भी यही लगता है। जब कॉलेज में मैं ना हूँ तो तुम दोनों भाग्यश्री के साथ ही रहना प्लीज। तुम चिंता मत करो जितेंद्र, हम इसका ध्यान रखेंगे। अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है। डरो मत भाग्यश्री, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाग्यश्री, चिंता मत करो। थैंक्स। चलो जाओ तुम सब, क्लास शुरू होने वाली है। हम कॉलेज के बाद पुलिस स्टेशन चलेंगे। ठीक है जितेंद्र। तो सभी क्लास में चले जाते हैं और कॉलेज के बाद भाग्यश्री और जितेंद्र पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां का सीन देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री देखते हैं कि वहां पुलिस स्टेशन में रवि और रवि के पापा पहले से ही मौजूद थे और दोनों हंस हंस कर पुलिस वाले से बातें कर रहे थे। सर, इसको तो आपने जेल में डाला था ना, तो ये एक रात में बाहर कैसे आ गया? इसने कोई मर्डर थोड़ी ना कर दिया कि इसे जेल में ही रखे। पर सर, किसी लड़की को परेशान करना भी क्राइम है और आपने बिना कोई चार्ज किए इसे यूं ही छोड़ दिया। और ये फिर से कॉलेज में आकर गलत तरीके से बात कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। देखो, हम बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सब बड़ों के बीच की बातें हैं। अच्छा, तो इन्होंने आपका मुंह बंद करवा ही दिया आखिर। हाँ, अच्छी तरह जेब भरी होगी इनकी। ये क्या तरीका है आपका मुझसे बात करने का? हम वही कह रहे हैं जो सच है, पर आप ये मत भूलना कि आपसे ऊंचे दर्जे पर भी कोई है। पुलिस वाले को डरा रहे हो बेटा, तुम अभी जानते नहीं हो हमें। हम आपको जानना भी नहीं चाहते, आपके बेटे को जान लिया यही काफी है। आप पुलिस स्टेशन में आकर इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो पुलिस वाले होकर आप ये सब कर सकते हैं, है ना? क्या आपके घर में कोई बेटी नहीं है? जाओ यहाँ से, चलिए बाहर। जब कोई पुख्ता सबूत हो तब आना। अब हम यहाँ नहीं आएंगे, अब शायद आपको ही कहीं जाना पड़े। क्या मतलब है? वो आपको आगे पता लग जाएगा। अब तुम पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो? हमने कोई धमकी नहीं दी, हमने तो आपसे हेल्प मांगी थी और आपने नहीं की, तो हम जा रहे हैं। जाओ जाओ, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। ना तो मेरा कुछ कर सकते हो, ना पुलिस का। जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोनों कार में जा रहे हैं। जितेंद्र, छोड़ो इनको, हम कोई और अच्छा रास्ता देख लेंगे। हाँ भाग्यश्री, मैं इस बारे में पापा से बात करूँगा, उनकी काफी जानकारी है। हाँ ठीक है, और इस बार रवि कुछ करेगा तो हम इसके सबूत भी रखेंगे। हाँ, और पुलिस वाले का भी, उसको तो मैं नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगा। जितेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो।
पहले तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगे। तुम्हें ये बात कहने की जरूरत है क्या भाग्यश्री? तुम्हें पता है कि मैं नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि हमें अब मिहिर से मिलना चाहिए और उससे शादी की बात करनी चाहिए। पर इतनी भी क्या जल्दी है भाग्यश्री? ये तो हो जाएगा आराम से। बहुत जल्दी है अब तो, तुम समझ नहीं रहे। मतलब? जितेंद्र, मुझे कल ही पता लगा कि प्रियतारा प्रेग्नेंट है। जितेंद्र शॉक्ड होकर अचानक कार के ब्रेक लगा देता है। ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? ये झूठ है। जितेंद्र, संभालो खुद को, यही सच है। मैं खुद इतनी परेशान थी इस बात को लेकर। प्रियतारा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? मैं छोड़ूंगा नहीं मिहिर को। पर जितेंद्र, इसमें सिर्फ मिहिर की गलती तो नहीं है ना, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। सही कह रही हो तुम। बहुत चिंता की बात है ये। हाँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे पता है तुम्हारे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर तो हमें मिहिर को जल्द से जल्द शादी के लिए बोलना होगा। हाँ, आज ही अगर हो सके तो। चलो यहाँ से सीधा मिहिर से मिलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। हाँ, तुम उसको कॉल करके किसी पार्क में बुला लो। ठीक है, घर पर बात करना सेफ नहीं रहे। तो जितेंद्र उसको कॉल करके एक पार्क में आने का कह देता है और इसके बाद दोनों घर जाने की बजाय मिहिर से मिलने पार्क चले जाते हैं। क्या तुम सच में प्रियतारा से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल जितेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें जितना जल्दी हो सके उससे शादी करनी होगी। पर ये सब कैसे पॉसिबल है? प्रियतारा की मम्मी कभी नहीं मानेंगी। इस सब की चिंता तुम मत करो, तुम्हारी शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एक अरेंज मैरिज होती है। पर मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे करूं? जल्दी करना होगा मिहिर, क्योंकि प्रियतारा प्रेग्नेंट है। उसने मुझे बताया नहीं अभी तक। तुम चिंता मत करो, मैं भी जल्दी से 1 या 2 दिन में रिश्ता लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, हम भी अपने घर बात कर लेंगे। ठीक है, मगर इतना आसान नहीं होगा ये सब। अब और कोई चारा भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। हमारी तरफ से बताए हुए रिश्ते के लिए मासी माँ कभी नहीं मानेंगी। एक बार कोशिश तो करें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। कुछ भी करके मनाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। रात के खाने के वक्त जितेंद्र सबके सामने प्रियतारा के रिश्ते की बात शुरू करता है। मासी माँ, आज किसी जानकार ने एक बहुत अच्छा लड़का बताया है। मैं सोच रहा था कि अगर प्रियतारा का रिश्ता वहाँ हो जाए तो। लड़का कौन है जितेंद्र? तू जानता तो है ना? हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। एक बार देखने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं देखूंगी। मैं तो किसी बड़े घर में ही इसका रिश्ता करूंगी। दीदी, देखने में और करने में तो फर्क होता है। देख तो लो, क्या पता वही आपको पसंद आ जाए। अरे इसको पसंद करके क्या करना है? शादी मंजुलिका ने थोड़ी करनी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर प्रियतारा को और हम सबको अच्छा लगे तो क्या परेशानी है, हम देख लेंगे। तो मैं उनको कह दूं कि वो आ जाएं घर पर। जब मैं मना ही कर रही हूँ तो प्रियतारा कौन होती है पसंद करने वाली? दीदी देख लीजिए, इतना कह रहा है तो आखिर जितेंद्र भी प्रियतारा का भाई ही है। हाँ हाँ, तुम कह देना, मैं कह रहा हूँ ना। अरे मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मंजुलिका, तुझे क्या है? ये देखकर राजी होते हैं तो होने दे, तू बाद में मना कर देना। और क्या? ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहें, मैंने तो मना ही करना है। दूसरी तरफ मिहिर भी अपने घर पर रिश्ते की बात कर लेता है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं बताता है। अगले दिन सुबह जितेंद्र भाग्यश्री को स्कूटी सिखा रहा होता है। इस लड़की में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पेट से है और अब स्कूटी सीख रही है। गिरेगी ना तब पता लगेगा, तब मजा आएगा। अरे नहीं गिरी तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? हाँ, हम गिरा देंगे। दोनों के मन में भाग्यश्री के लिए खूब नफरत भरी हुई थी। खैर, इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। भाग्यश्री, आज मैं कॉलेज के अंदर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही जाओ। पर क्यों जितेंद्र, क्या हुआ? तुम अकेली जाओगी तो रवि तुम्हें जरूर कुछ न कुछ कहेगा या कुछ तो करेगा, और मैं दूर से मोबाइल से उसकी वीडियो बना लूंगा। ओह अच्छा, सबूत के तौर पर। हाँ, अब जाओ। तो भाग्यश्री कॉलेज के अंदर जाने लगती है और वही होता है जो उन्होंने सोचा था। रवि आता है और भाग्यश्री को रोक लेता है। मेरे सामने से हटो। क्या बात है, आज तो अकेली ही आई हो। वो मेरा दुश्मन नहीं आया? इससे तुम्हें क्या मतलब, मैं अकेली हूँ या नहीं? मुझे सारा मतलब ही तुमसे है और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। भाग्यश्री खुद ही थोड़ा साइड हटकर जाने लगती है। तभी रवि फिर से उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। तुम हद कर रहे हो रवि। इश्क में नहीं देखी जाती जाने मन।
भाग्यश्री रवि के थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन रवि उसका हाथ पकड़ लेता है। इन नाजुक हाथों से तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। सच में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भाग्यश्री उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। रवि नहीं जानता था कि जितेंद्र ने वो सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। क्या बात है भाग्यश्री, परेशान लग रही हो? वही रवि की हरकतों से परेशान हूँ मैं। पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही। वो पुलिस वाला ईमानदार नहीं होगा। तुम एसपी से मिलकर बात करो, वो हेल्प करेंगे तुम्हारी। हाँ, कुछ सबूत इकट्ठा करके यही करने वाले हैं। तो क्लास के बाद जितेंद्र भाग्यश्री से मिलता है। रवि के खिलाफ एक सबूत तो हाथ लग गया है, अब हम फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन वो तो हेल्प नहीं करते। उनको हम ये वीडियो दिखाएंगे। अगर पुलिस वालों ने तब भी हेल्प नहीं की तो पुलिस का सबूत लेकर आगे एसपी तक जाएंगे। लेकिन उसका सबूत कैसे मिलेगा? तुम करोगी ये काम? मैं कैसे? मैं उससे बात करता रहूंगा और तुम अपने हाथ में मोबाइल का कैमरा ऑन रखकर रिकॉर्ड कर लेना, बिल्कुल शक ना हो उसको। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या पुलिस उन दोनों की हेल्प करती है या नहीं, और आगे रवि की वजह से उनको कौन सी बड़ी मुसीबत का सामना करना था। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।